ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। क्रोध जीवन में लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति के शरीर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होकर रक्त में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लचीलेपन को समाप्त कर उसे कठोर बना डालते हैं। इससे हम अपनी मांसपेशियों और अंग उपांगों पर नियंत्रण खो बैठते हैं। इससे हमारी कार्य करने की स्वाभाविक गति और सहजता भी नष्ट हो जाती है। किसी भी कार्य की सफलता उसके संकल्प पर निर्भर करती है। क्रोधावस्था में व्यक्ति का संकल्प कमजोर हो जाता है। इससे सफलता संदिग्ध हो जाती है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि उसे क्या करना है और क्या उसके लिए सही है। क्रोध व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। इसलिए क्रोध से बचना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि क्रोध से बचने का क्या उपाय है? वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को क्रोध नहीं आता? शरीर और मन के स्वस्थ होने पर क्रोध की अधिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। सृजनात्मक कार्य के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। इसलिए सृजनात्मकता का विकास क्रोध से बचने के लिए सहायक हो सकता है। क्रोध न आना अच्छी बात है। यदि हम किसी घटना से क्षुब्ध हैं तो क्रोध करने की बजाय उस घटना पर कुछ लिखना, कार्टून बनाना या चित्र आदि बनाना अथवा अन्य रचनात्मक कार्य करना लाभदायक होगा। यदि इस प्रकार की किसी भी रचनात्मकता में रुचि नहीं है, अध्ययन में भी संलग्न होकर क्रोध से मुक्ति पाई जा सकती है। व्यस्तता में ही नहीं, सहजता में भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। सहजता से कार्य में उत्कृष्टता व सौंदर्य उत्पन्न होता है। वहीं से रचनात्मकता और कला का विकास होता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, योग, मूर्तिकला, लेखन, गायन आदि सभी कलाओं व रचनात्मक कार्यों में सहिष्णुता और सहजता की विशेष आवश्यकता होती है। जहाँ सहिष्णुता और सहजता नहीं, वहाँ सामान्य जीवन में तो छोड़िए, कला में भी सौंदर्य नहीं रहता। सहिष्णुता और सहजता के विकास से क्रोध का परिष्कार रचनात्मकता द्वारा ही संभव है। संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला,
का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनि जगुन अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदऊ संत समानुचित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देह। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। हरि
श्रीधर जस राकेश बाहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित कृत जिनके मन माखी। तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सब हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत ही के। पर अकाजो लगी तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल करही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं बर दोषा। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस ताना। बहुरि सत्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरही खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए
दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य प्रकोष्ठ के 95वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत के विकास में प्रकोष्ठ की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वाणिज्य प्रकोष्ठ ने स्वतंत्रता के संघर्ष, विभिन्न अकालों तथा देश विभाजन के बाद की विकास यात्रा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्री मोदी ने कहा कि देश कोविड-19 के अलावा प्राकृतिक आपदाओं से पैदा कठिनाइयों से भी जूझ रहा है। हमें इस अवसर पर उठ खड़े होना है और आगे का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने संकट के दौरान अपना सर्वोत्तम योगदान करने के लिए भारतीय उद्योग जगत का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार आगे का रास्ता आत्मनिर्भरता में निहित है। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत को अभियान बनाना चाहिए। हमें अपने उत्पाद विश्व स्तरीय बनाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ता भारतीय स्वयं बने। श्री मोदी ने कहा कि मुसीबत की दवा है मजबूती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के पास इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि सारे भारत की अर्थव्यवस्था को वो गति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वाणिज्य प्रकोष्ठ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करे जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये समय बढ़ चढ़कर निवेश करने का है, न कि पुराने रूढ़िवादी किस्म के निर्णय लेने का। उधर वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद फिर से गति पकड़ेगा और सन 2021-22 में ये 9.5% की गति से बढ़ेगा। भारत में 1,41,029 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या कोविड-19 के मरीजों से अधिक रही है। पिछले 24 घंटे में 5,823 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और देश में संक्रमण मुक्ति की दर 49.21% है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति पर चर्चा की। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के घातक प्रभाव से उबरने में काफ़ी समय लग सकता है और इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था 6.5% संकुचित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने सूडान से कहा है कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए वो पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को उसे सौंप दे।
अमेरिका में अश्वेतों के पक्ष में अटलांटा, जॉर्जिया में किए जा रहे एक प्रदर्शन के दौरान 2 छात्रों के साथ अत्यधिक कड़ाई से पेश आने के कारण 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपनी शक्तिशाली लय और गति के लिए प्रसिद्ध लावणी भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य के रूपों में से एक है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में भी लोकप्रिय रही है। लावणी नृत्य कला के रूप ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब तो हिंदी फिल्मों में भी लावणी को एक रोमांटिक विशेष प्रस्तुति के रूप में लगातार स्थान मिल रहा है। वहीं मंचीय प्रस्तुति में भी लावणी कलाकार दुनिया में छाए हुए हैं। लावणी नृत्य की विशेष वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह शैली ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। पारंपरिक नौवार में नृत्य करती महिला नृत्यांगना और ढोल की थाप अपने आप ही समा बांध देती है। लावणी में अगर सबसे अधिक कुछ महत्व रखता है तो नृत्यांगना के हाव भाव और पैर में बड़े बड़े घुंघरू। लावणी शब्द की उत्पत्ति लावण्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सौंदर्य। इसलिए सौंदर्य, भव्यता, विशालता नारी की आभा के साथ मिलकर इस शास्त्रीय लोक नृत्य के रूप में पेश की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लावणी पर्शियन भाषा का शब्द है जो उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों के साथ आया। 12वीं शताब्दी में लोकनाट्य का वह स्वरूप जो त्योहारों, मेलों और यात्राओं में दिखाए जाते थे उन्हें गम्मत भी कहा जाता था। यही गम्मत आगे चलकर खेल तमाशा कहलाया। लोक में प्रचलित गोंधड़ और जागरण जैसी कलाओं का संलयन तमाशा के स्वरूप निर्माण में महती भूमिका निभाता है। यहीं से लावणी का भी जन्म हुआ। हालांकि लावणी की उत्पत्ति की सही तारीख अभी अस्पष्ट है, लेकिन यह कहा जाता है कि लंबे समय से चली आ रही इस नृत्य शैली का उद्भव मनोरंजन के एक विशिष्ट रूप में थके हुए सैनिकों को बढ़ावा देने के रूप में होता था। महाराष्ट्र एक समय युद्धग्रस्त राज्य था और लावणी नृत्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान सारे दिन लड़ाई कर हताश, निराश, घायल सैनिकों के लिए मनोरंजन और मनोबल बढ़ाने वाला होता था। वैसे कई शोधार्थी का कहना है कि इसकी शुरुआत 13वीं सदी में हो गई थी और 19वीं सदी में पेशवा शासन के दौरान यह समृद्ध हुआ। इसकी वजह यह थी कि ब्राह्मण पेशवाओं और पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं और शासकों ने इस नृत्य को काफी समर्थन और सहयोग दिया। पेशवा शासन के दौरान नृत्य की लोकप्रियता चरम पर थी। होती भी क्यों ना, इसे सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग द्वारा शाही संरक्षण जो मिला हुआ था। माननीय बाला, राम जोशी, प्रभाकर जैसे बड़े मराठी कवियों की रचनाओं ने लावणी को नया मुकाम दिया। ढोलक की मनमोहक धड़कनें रंग बिरंगे नृत्य के अंदाज के साथ युग्मित हो जाती हैं और इस विशेष लोक संगीत में एक आकर्षक आयाम जोड़ देती हैं। लावणी की गति बहुत तीव्र होती है। संगीत नर्तकियों के लयबद्ध पैरों के साथ एकीकृत होता है। लावणी नृत्य की थीम समाज, धर्म, राजनीति और रोमांच जैसे असंख्य विषयों पर केंद्रित होती है। महाराष्ट्र की कुछ जातियां जैसे मरहार, कोल्हाती, कुंभार, मतंग मुख्य रूप से लावणी का कार्य करती हैं। लावणी नृत्य को 2 रूपों में विकसित किया गया है, जिसका नाम है फड़ाची लावणी और बैतकीची लावणी। एक नाटकीय माहौल में बड़े दर्शक वर्ग के सामने निबंध को फड़ाची लावणी के रूप में जाना जाता है। बैतकीची लावणी निजी तौर पर किसी के घर में बहुत छोटे से समूह के बीच में की जाती है और शास्त्रीय धुनों और तौर तरीकों की ओर अधिक झुकी होती है। लावणी के गीत भी 2 तरह के होते हैं। एक है नुरगुनिया लावणी और दूसरा श्रृंगारी लावणी। पति पत्नी के प्रेम, नोक झोंक, प्रेमी प्रेमिका और समाज इत्यादि इन गीतों के विषय होते हैं। इस नृत्य की महिला कलाकार 9 गज लंबी साड़ी बांधती है। मर्द की धोती में जिस तरह कांच बांधी जाती है, लगभग उसी तरह पर चुस्त तरीके से। इसे काष्टा, कासुटा, कसोटा बांधना भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस तरह साड़ी पहनने की प्राचीन परंपरा है। खेत में काम करने वाली स्त्रियां
घुड़सवारी करने वाली स्त्रियां इस तरह से साड़ी पहनती रही हैं। नौवारी पायगवड़ साड़ी में सजी धजी नृत्यांगनाएं, ये खुद को नौवारी कहती हैं और अपने बालों को बांध कर रखती हैं। ये कलाकार अपनी सज्जा के लिए खूब गहरा मेकअप करती हैं। शरीर पर भारी गहने जैसे हार, कान में बड़े आकार के बाले, पायल, कमरपट्टा या करधोनी, चूड़ियां आदि पहनती हैं। सर पर बड़ी सी बिंदी नर्तकी की सज्जा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इतना लोकप्रिय होने के बावजूद लावणी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें अश्लीलता भी एक है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस नृत्य को दलित व गरीब महिलाओं के शोषण का जरिया और देह व्यापार का बीज भी मानते थे। 1948 का एक वाकया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहेब खैर ने बॉम्बे शहर में तमाशा के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि तमाशा और लावणी दोनों को जनता के मनोरंजन के लिहाज से अश्लील और गलत समझा जाता था। लावणी पर प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटा कि अश्लील गीत और नृत्य को प्रदर्शन से पहले निकाल दिया जाएगा। इस काम को सुनिश्चित करने और अश्लील प्रदर्शनों पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र में बाकायदा कानूनी समूहों का गठन हुआ था। इसकी वजह भी थी। पेशवाओं के समय अंधारा तली लावणी अर्थात अंधेरे की लावणी का भी प्रचलन था। ऐसी लावणी की प्रस्तुति समाज के अंतिम पायदान की वंचित महिलाओं द्वारा ही की जाती थी, जो कि समाज में वैश्या मानी जाती थी। उन्हें बतिक कहा जाता था। यहाँ नृत्यांगना एक वस्तु ही समझी जाती थी। उन दिनों स्त्रियों के दो वर्ग प्रचलित थे, घरंदाज और नाचीज या बौतिक। तमाशा या लावणी से जुड़ी स्त्रियां नाचीज या ब्रतिक की श्रेणी में आती थी। सिनेमा के आगमन के साथ लोक कलाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ा। सिनेमा ने अपने आप को उनसे अधिक श्रेष्ठ साबित किया। परिणाम स्वरूप लोक कलाओं का व्याकरण बदलने लगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की लोकप्रियता के चलते हिंदी फिल्मों की कई मशहूर अभिनेत्रियां इस पर ठुमके लगा चुकी हैं। कैटरीना कैफ के चिकनी चमेली और विद्या बालन के माला जाऊदे के साथ साथ बाजीराव पेशवा के 2 गीत फिल्मों में लावणी की बानगी हैं। हालांकि उन्हें शुद्ध लावणी तो नहीं कहा जा सकता। सिर्फ हाल के दिनों में ही नहीं, 70-80 के दौर में भी लावणी पर कई अभिनेत्रियों ने अपने डांस के जलवे बिखेरे हैं। इसमें इंकार फिल्म में हेलन द्वारा किया गया मुंगड़ा खासी चर्चित रहा। इसके अलावा फिल्म सैलाब में हमको आजकल है और फिल्म अंजाम में मैं कोल्हापुर से आई हूं ने भी लावणी को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से उकेरा है। आज जब मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं, इसके बावजूद मुंबई जैसे महानगर के अलावा नासिक, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर आदि शहरों में लावणी पर किए गए अच्छे नाटकों के शो आज भी हाउसफुल होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि बदलते आधुनिक युग के साथ महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लावणी तमाशा की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सन 2010 में महाराष्ट्र की इस विशिष्ट परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हुए नटरंग नामक फिल्म भी बनाई गई थी। रिलीज होने से पहले इसका संगीत बहुत लोकप्रिय हो चुका था और रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने पूरे महाराष्ट्र में धूम मचाई थी। यह कैसी विडंबना है कि मंच पर खुश बिजली की तरह फड़कती लोगों का मनोरंजन करने वाली लावणी नर्तकियों के जीवन में इतने रंग, खुशी और सहजता नहीं होती है। दरअसल लावणी नर्तकियों में एक परंपरा ऐसी है जिसके तहत वे आजीवन अकेली रहती हैं। इनमें से कई के साथी भी होते हैं और संतानें भी होती हैं। हालांकि अपने ऊपर बदनामी का कोई दाग न लग जाए, इसलिए ये अपनी परंपरा के बारे में किसी को बताती नहीं है। ये नर्तकियां या लावणी करने वाली औरतें लिव इन तो रह सकती हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करने से उनका ध्यान अपने लोक नृत्य से हट जाएगा और वे संसार में रम जाएंगी, तो परंपरा को कौन निभाएगा। इन नर्तकियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले और किताब संगीत बारी लिखने वाले भूषण कोडगांवकर का कहना है, लावणी डांसर्स में अधिकतर भातु कोल्हाटी जाति की होती हैं, जो 100 साल पहले तक खाना बदोश थीं। इनमें आज भी मात्र सत्तात्मक पद्धति से जीवन यापन होता है। वे बताते हैं, अगर इनकी शादी के बिना कोई संतान होती है तो ये लोग अपनी माँ के ही उपनाम को अपना लेते हैं, और अगर बहुत जरूरी हुआ तो ये लोग किसी भी मर्दाना नाम को अपना मध्य नाम बना लेते हैं। मुंबई विद्यापीठ में लोक कला अकादमी के प्रोफेसर प्रकाश खांडके कहते हैं कि ऐसी लावणी नर्तकियों में कई कोल्हाटी जाति की हैं, जिन्हें कभी मुगल अपने बैठक में मनोरंजन के लिए बुला लिया करते थे। जैसे उस समय
उत्तर भारत में मुजरा होता था, वैसे ही देश के दक्षिण भारत में लावणी को भी बैठक में नाचे जाने वाले डांस के रूप में लिया गया। ढोलक की थाप, घुंघरुओं की झनकार, रिझाने वाले हाव भाव और सजी धजी आकर्षक लन्नाएं, मंच पर मानो दर्शकों को लुभाने के लिए साक्षात अप्सराएं उतर आई हों। जानती हैं वे कि संभ्रांत वर्ग उन्हें देखकर नाक भोग से उड़ता है, पर उन्हें परवाह नहीं। उपेक्षा से वे आहत नहीं होती। उन्हें जो कहना है कहती हैं, जैसे कहना है कहती हैं और लावण्य बिखेरती हुई आगे निकल जाती हैं। कोई दंभ नहीं, कोई झिझक नहीं, संभ्रांत समूह में बैठने उठने की चाहत भी नहीं। हालांकि अब समय के साथ लोक कलाओं को सम्मान से देखने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब मुंबई विश्वविद्यालय में स्थापित लोक कला विभाग में लावणी सिखाई जा रही है। तमाशा और लावणी पर शोध भी हो रहे हैं। गत कुछ अरसे से लावणी को तमाशे से अलग करके इस तरह पेश किया जा रहा है कि उसे समाज भी स्वीकार करे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।